चिन्मय विश्व विद्यापीठ पुणे और कला संवाद में आप सभी का विद्वज्जनों का स्वागत है। संगीत के विद्यार्थियों का स्वागत है। गुणीजन कलावंतों का स्वागत है। बांसुरी ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, यानी कि जो हमारी परंपराएं हैं और परंपराओं में नया कुछ क्या हो रहा है, आज इसके विषय में हम बातचीत करेंगे। परंपराएं देश काल के अनुसार समाज जीवन या सामूहिक जीवन के लिए जो तत्व आवश्यक होते हैं, उपयोगी होते हैं, समाज उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है ताकि अगली पीढ़ी उसका उपयोग कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके और उसे अपने जीवन में उतार कर समाज का उत्तरोत्तर विकास कर सके। ये है हमारी परंपराएं। परंपराएं जो तत्व उपयोगी नहीं होती है उन्हें बाहर निकाल देती है, यानी कि तमाम शोध व्यवहार उपयोग के बाद लगता है कि वर्षों बरस बाद यह हमारे उपयोग की वस्तु नहीं है, यह तत्व समाज जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, उसे परंपराएं बाहर निकाल देती हैं। और जब लगता है कि समय देश काल के अनुसार कुछ तत्व उपयोगी है तो उन्हें उसमें शामिल कर लिया जाता है, वह अगली पीढ़ी के लिए हस्तांतरित होता है। इसे कहते हैं इनोवेशन, यानी कुछ नया जोड़ना। तो परंपराएं इसी तरह वर्षों बरस पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों हजारों साल तक चलती रहती हैं और उनसे समाज का कल्याण होता है। संगीत की बड़ी सुंदर परंपरा है भारतवर्ष में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसी परंपरा को हम हमारे नई पीढ़ी, नए कलाकार और समृद्ध करते आ रहे हैं। और जो मूर्धन्य कलाकार हैं उसे अपने अनुभवों से पूर्ण करते हैं और भी समृद्ध करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने देश के मूर्धन्य कलावंत पंडित रूपक कुलकर्णी जी हमारे सामने हैं। मैहर घराने की संगीत की समृद्ध और अद्भुत परंपरा है। बाबा अलाउद्दीन खान साहब, उनकी पुत्री मां अन्नपूर्णा देवी, उनके शिष्य पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी सुंदर परंपराओं को विरासत में प्राप्त कर और भी समृद्ध कर रहे हैं। मेरे सामने जो बैठे हुए हैं मूर्धन्य विद्वान पंडित रूपक कुलकर्णी जी, बहुत स्वागत है रूपक जी का। हमारे सभी कलावंतों का बार बार मैं स्वागत कर रहा हूं क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में रूपक जी से हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जानने की बहुत इच्छा है। समय मुझे लगता है 1 घंटे का जो अंतराल है, 1 घंटे का समय है, वो हमें बहुत थोड़ा सा लगता है। सबसे पहले जो अपने गुरुओं की परंपरा है, मैहर सेनिया घराने से जो आपने अर्जित किया है हरि जी से, तो गुरुओं के बिना ज्ञान संभव नहीं है, यह हमारी परंपरा है। तो जो विद्या आपने अर्जित की है अपने गुरु से, मैं चाहूंगा बड़े ही संक्षेप अपने गुरु के बारे में सबसे पहले कहें, क्योंकि मैं इस विद्यापीठ में आपको गुरु के रूप में देख रहा हूं, इसलिए गुरु की गरिमा को मंडित करते हुए गुरु के सम्मान में आप कुछ कहें। नमस्कार, सबको प्रणाम। नमस्कार आनंद जी, ऐसी बात है कि गुरु के बिना वाकई हम कुछ नहीं कर सकते, और जब तक गुरु का प्यार, गुरु का साथ और गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा, हम संगीत क्या किसी भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु हमको सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता है कि किस पद चिन्हों पे चलना है, संगीत में कैसे आगे बढ़ना है, बल्कि एक नज़र, एक दृष्टि भी देता है कि हर एक सुर को कैसे देखना है। और जो राग हम बजाते हैं वो सुरों से ही बनते हैं, स्वरों की सजावट से बनते हैं। तो ये एक गुरुमुखी विद्या है, और चूंकि ये गुरुमुखी विद्या है, इसमें काफ़ी सारे राग भी चेंज हो गए हैं, काफ़ी सारे राग लुप्त हो गए हैं, नए बने भी है। तो मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा मेरे गुरु जी के बारे में कि मैंने सुना था कि बहुत सारे गुरु पंडित उस्ताद अपने शिष्यों को बहुत डांटते थे, बहुत मारते थे, बहुत गुस्सा करते थे, मगर मेरा खुशनसीब ऐसा था कि
मेरे गुरु पंडित हरिप्रसाद चौरासिया जी ने कभी सिखाते वक्त या कभी भी गुस्सा नहीं किया, और वो करते भी नहीं है। तो मैं यही परंपरा मेरे साथ आगे बढ़ाता हूँ। मैं भी मेरे शिष्यों को गुस्सा नहीं करता हूँ या डांटता नहीं हूँ। हाँ, मगर जो गलत है वो इशारे में सब समझ जाते हैं, वो इशारा ही काफी होता है। तो ये इशारा में ही ज्यादा बात होती है। संगीत का वैसे ही है, क्योंकि जब भी हम कार्यक्रम भी करते हैं स्टेज पे, तो ये पूरा इम्प्रॉम्प्टू होता है, पूरा इम्प्रोवाइज एक गाना बजाना होता है। तो हमारे आंखों से ही हमारे संगीतकार उसको समझ जाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं आगे, और क्या कर सकते हैं। तो ये एक शास्त्रीय संगीत या मतलब क्लासिकल म्यूजिक का शास्त्रीय संगीत हिंदी में अनुवाद है, मगर मैं कहूँगा इसको रागदारी संगीत, जो कि राग के आधार पे हम बजाते हैं। तो इसका बहुत महत्व है, और इस विद्या को बिना गुरु के नहीं आ सकता। आप सुन के नहीं बहुत बजा बहुत सकते, नहीं कर बहुत सकते। बहुत सुंदर, बहुत और बड़ी बात आपने कही है। आनंद जी, ये भी एक तरफा नहीं होता, ये दो तरफा होता है कि गुरु को भी सिखाना चाहिए और शिष्य ने भी उसको देना चाहिए, सीखना चाहिए, तो ही ये विद्या आगे बढ़ेगी। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु की डांट नहीं मिली, गुरु का आशीर्वाद आपको मिला, गुरु का मिला। ये है कि विद्यार्थी जो सीखता है अपने गुरुओं के आश्रम में जाता है, वहां रहता है, गुरु की सेवा करता है, और वहां से विद्या अर्जित करके अपने समाज जीवन में फिर से स्थापित होता है। आज बाजारवाद है, पूर्णतः व्यावसायिक युग है, बहुत कुछ बदल चुका है। एक युग में ऐसा होता था, लेकिन उस युग के बाद आज संगीत की शिक्षा की दृष्टि से विद्यार्थी स्कूल कॉलेज जाते हैं, शिक्षा अर्जित करते हैं, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। तो जो डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान हैं, वहां संगीत कितना मिलता है? कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जहां विद्यार्थी संगीत की शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन वहां डिग्री नहीं मिलती है। लेकिन जिस विद्यापीठ में, जिस गुरुकुल में आप गुरु हैं, वो कुछ अद्भुत है। वहां पर विद्यार्थी जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहां रहते हैं, और डिग्री भी प्राप्त करते हैं। तो हमें उस युग की याद दिला दे रहे हैं आप, जो वर्षों बरस पहले हुआ करता था। विद्यार्थी पूर्णतः समर्पित भाव से सीखते हैं, और गुरु भी समर्पित भाव से सिखाता है। तो जो आपका गुरुकुल है, चिन्मय विश्व विद्यापीठ, जो पुणे में स्थापित है, मैं चाहूंगा एक संक्षिप्त उसका विवरण दें, ताकि जो हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि चिन्मय विश्व विद्यापीठ के साथ मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि ये ऐसा एक समन्वय है ही गुरुकुल पद्धति और यूनिवर्सिटी का, क्योंकि आजकल बिना सर्टिफिकेट कुछ ऑथराइज नहीं होता है पैटर्न। तो इसमें हम गुरुकुल पद्धति से हम सिखाते हैं, शिष्य लोग वहाँ आके सीखते हैं, और उसके साथ साथ ही सर्टिफिकेट के हिसाब से थ्योरी भी वहाँ अच्छी होती है, और सिर्फ बांसुरी की वहाँ विद्या नहीं होती है। मेरे बच्चे गायन के क्लास में भी जाके बैठते हैं, तबले के क्लास में जाके बैठते हैं, तो उनका सब तरह से वो एक संगीत रूम में तैयार होता है। क्योंकि आखिर में एक स्टेज ऐसा आता है कि वाद्य या गाना पीछे रह जाता है, सामने सिर्फ संगीत आ जाता है, क्योंकि संगीत की कोई भाषा नहीं होती है। तो ये सब चीजें उनको मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये जनरेशन जो अभी करना चाह रही है चिन्मय विश्वविद्यापीठ में मास्टर्स जो करेगी, जो उन्होंने ग्रेजुएशन किया है अंग्रेजी, वो मास्टर्स करेगी, तो उनको बहुत ये फायदा है कि ऐसा गुरुकुल पद्धति जो कि प्रमाण पत्र भी देते हैं, जो आगे जाके उनको सर्विस भी मिल सकती है यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में। और उससे भी बड़ी बात यह है कि संगीत की परिपूर्ण शिक्षा वहाँ होती है, जो कि अभी इस समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरु भी ऐसे है कि उनके पास समय नहीं है, महीने में 1-2 घंटा सिखाते हैं, तो वो काफी नहीं होता है, क्योंकि संगीत की शिक्षा निरंतर चलनी चाहिए। और मैं एक मेरा मतलब मेरा शिरस्ता है कि जिस दिन क्लास नहीं होता है, फिर भी मैं बच्चों को सोशल मीडिया के जरिए, जो व्हाट्सएप है वो क्या आप पूरे पूरे 30 दिन वहाँ गुरुकुल में होते हैं, या कुछ दिनों के लिए वहां जाते हैं? मैं 30 दिनों में 7 दिन में रहता हूँ, मगर बाकी दिन मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हैं, जो जयकर जी है यहाँ,
वो वहाँ बाकी महीना पूरा पूरा महीना वहाँ रहते हैं। और जिस मैं नहीं रहता तो भी मैं सोशल मीडिया के थ्रू या मोबाइल के थ्रू मेरे बच्चों से जुड़ा रहता हूँ। मैं उनको कुछ ना कुछ मैं होमवर्क देता ही रहता हूँ। जिस दिन आप होते हैं बांसुरी के गुरु, आपके अतिरिक्त बाकी दिन जो तबला के गुरु होते हैं, तो उस दिन बांसुरी वाले विद्यार्थी क्या करते हैं? नहीं, वो तो रियाज करते ही है, फिर तबले के लिए भी वो जाके तबला सीख सकते हैं। गायन की गुरु आती है हमारी विदुषी मंजूषा पाटिल, उनके पास जाके भी वो गाना सीखते हैं। अभिजीत दा है हमारे तबला के गुरु, उनके पास जाके तबला सीखते हैं। तो ये बाकी जगह पे मुमकिन नहीं है। मैंने बहुत आप सारे यूनिवर्सिटीज देखे हैं, यहाँ वहाँ मतलब सिर्फ दिन में 1 घंटा हो गया, बस हो गया, 40 मिनट्स हो गया। तो वहाँ म्यूजिक की चर्चा बहुत कम होती है, म्यूजिक का आनंद कम होता है एक्चुअली, क्योंकि जब तक इस संगीत का। गुरुकुल इस जी, गुरुकुल संगीत। में विद्यार्थी संगीत को जी रहे होते हैं, संगीत को आत्मसात कर रहे होते हैं, संपूर्ण पर्यावरण उनको संगीत का मिलता है। जी। लेकिन आप इसके अतिरिक्त भी आपके अनेक शिष्य हैं जो आपके घरों में आकर या कहीं अन्य स्थान पर सीखते हैं। तो दोनों तरह के प्रशिक्षण में आप क्या अंतर समझते हैं? कैसा आपको अपने विद्यार्थियों के अर्जन को लेकर, विद्यार्थी जो सीखते हैं उसको लेकर आप कितना फर्क महसूस करते हैं? विद्यापीठ के हिसाब से राग का परिक्रम होता है, अभ्यासक्रम होता है, वो हिसाब से मैं राग सिखाता हूँ विद्यापीठ में। मगर जो मेरे से सीखते हैं अलग से, तो उनको मैं 1 महीने में एक ही राग कराता हूँ, या 2 महीने में एक राग मेरे पेन चलता रहता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 1 महीना या 2 महीना एक राग पूरा नहीं होता है। कुछ कुछ राग ऐसे है उसमें 6 महीने चाहिए, 8 महीना चाहिए, 1 साल चाहिए। तो मैं ऐसे राग ही सिखाता हूँ जिसमें सबक दिखे, राग बजा के सबक दिखे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राग है जो कि बिना सबक के भी हम बजा सकते हैं, सिर्फ सुन के बजा सकते हैं। बहुत सारे जो प्रचलित राग है, बहुत पुराने राग है, वो जब तक हम सीखेंगे नहीं प्रॉपर तरीके से, तब तक हम बजा नहीं पाएंगे। और वो उससे शिक्षा दिखती है बजाने में। तो मेरा यही मेन मोटो रहता है कि ऐसे राग मैं सिखाऊं जो कि जिसमें सबक दिखे। जब भी मेरे शिष्य बजाएंगे प्रोग्राम में, तो वो दिखे कि हाँ, ये सबक प्राप्त किए। जो आपके शिष्य हैं, आप स्वयं बहुत उद्भट विद्वान हैं, तो अपने शिष्यों में कहीं आपने अपनी तरह का कोई रूपक ढूंढ लिया? अभी 2 3 है, मगर अभी नाम नहीं लूंगा मैं। कई बार होता है कि गुरु अपने शिष्यों को बहुत सिखाता है, कई बार ऐसा भी लगता है कि शिष्य सुपात्र नहीं है, और सुपात्र नहीं है तो गुरु अपना ज्ञान कुछ बचा लेता है। तो गुरुओं की जो ये कल्पना है कि अब अपना ज्ञान बचा लें या न बांटें या उसमें कृपणता करें, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे मेरे हिसाब से गलत बात है। हमको देना चाहिए, जिसको जितनी क्षमता है वो हिसाब से लेंगे। और वो बात जो हम सिखाते हैं कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जाके बैठ जाएगी कि हाँ, ये ऐसा भी था, वो वैसे भी था। अगर हम देंगे नहीं तो फिर उनको मिलेगा कैसे? तो मैं इसमें कुछ भेदभाव नहीं रखता कि जिसको नहीं आता तो उसको कम सिखाना है, जिसको आता है उसको ज्यादा सिखाना है। ये मैं कर नहीं पाता हूँ। अपना पूरा सागर आप उलीस देते हैं, विद्यार्थियों को बांट पूरा देते पूरा। हैं। और मैं बहुत बढ़िया, बहुत सिखाते बढ़िया। सिखाते मैं खुद सीखता भी हूँ। वाह, क्या सुंदर बात कही है। इस प्रक्रिया में आप बांसुरी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आम जो समाज में एक धारणा है, वंशी, वेणु, बांसुरी, तीनों नाम हैं। तो तीनों में कोई अंतर है? जैसे कि हमने सुना है वंशी खड़े रूप से सामने से बजाई जाती है, ऐसा कुछ भेद है क्या? आम जो संगीत के सामान्य जानकार हैं उनके लिए मैं जानना चाहूंगा। मेरे हिसाब से हम जितना थ्योरी में जाएंगे अंदर उतना क्लिष्ट होता रहेगा, फिर हम जितना कठिन होगा उतना हम सामान्य जन से दूर हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो बांस से जो बनती है उसको बांसुरी कहते हैं। बांस से सुर निकलते हैं, चाहे वो सीधी हो, आड़ी हो, हम जैसे बजाएंगे। तो बांसुरी की जो व्याख्या है, बांस से सुर निकलते हैं, बांसुरी होगी बस। और कई अच्छा, सारे उसका साइज भी होते हैं, छोटे 4 इंच तरह के, 40 इंच, 50 इंच, वो भी होते हैं। सामान्य जो हमारे दर्शक है जुड़े हुए हैं, कई बार वो जानना चाहते हैं कि बांसुरी में जो छेद होते हैं उनका विशेष महत्व है, उनकी संख्या निर्धारित होती है और उन्हें स्पर्श करते हैं, उसमें फूंक डालते हैं। तो जो स्पर्श का अनुभव है और फूंक का अनुभव है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। वो बहुत अद्भुत अनुभव है,
क्योंकि ऐसा कहे, मतलब मैं किसी वाद्य से मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता बांसुरी की, मैं बांसुरी की बात करना चाहूंगा। बाकी सब वाद्यों में कुछ ना कुछ बाहर से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, जिससे आवाज आती है, आवाज एनहांस होता है। मगर बांसुरी एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कंठ के साथ जो कि नेचुरल पूरा होता है। जैसे गाने में जितना हमको एफर्ट लगता है उतना ही बांसुरी में लगता है, और हमारा सुर भी यही से आता है। तो जैसे बांसुरी में हाथ आ जाते हैं तो नेचर हमारे हाथ में आ गया पूरा, और बाहर की नेचर को हम अंदर की नेचर से हम एक रूप करते हैं तो उसका आवाज आ जाता है, उसकी आवाज आती है। तो जितना नेचर से हम एक रूप होंगे उतना ही मधुर हम बांसुरी बजा पाएंगे और सुना पाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक अपने आप में एक योग प्राणायाम भी इससे हो जाता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, वो हिसाब से। बांसुरी बांस से बनी हुई है और ये प्रकृति का अंग है। जी। तो प्रकृति नाद प्रकृति को संवर्धित करती है या प्रकृति नाद को संवर्धित करता है। तो इस कारण से नाद की कुछ गरिमा बढ़ती है, नाद कुछ और अच्छा होता है। हाँ, जरूर अच्छा होता है। और मैं असल में दोनों। भेद चाहता हूं कि जो मेटल की का फ्लूट होता है और जो बांस का फ्लूट होता है, दोनों के जी। अंतर को लेकर मैं बात करना चाहता हूं। एक्चुअली अगर हम ऐसा कहें कि भगवान ने जो इंसान को बनाया है, सबको एक जैसा दिया है, 10 उंगली दिए, 2 हाथ दिए, एक नाक दिया है, 2 आंखें दिए है। फिर भी हर एक का अपना एक अलग पर्सनैलिटी होता है, उसका बिहेवियर होता है। तो वैसे ही बांसुरी का भी है। जो बांस से जो हम साउंड, जो नाद आता है, वो 100% प्योर होता है। और बाकी फिर हम कितना भी कुछ भी मेटल का बनाए, कांच का बनाए, मेरे पास एक्रेलिक का है, और फिर और एक नया एक मटेरियल आया उससे बना है, तो 99% तक हम उसको मैच कर सकते हैं। मगर इसमें जो हम अपनी आत्मा देते हैं वो आत्मा इसमें रह जाती है, क्योंकि नेचर है ये। तो मैं तो बांसुरी की आनंद की इसका पूर्णता जोड़ की नहीं बात होती है। है। हाँ जी। बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, तमाम वाद्य यंत्रों के क्या अलग अलग राग होते हैं जो उन रागों को उस वाद्य यंत्र के साथ अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है या उसके लिए अधिक उपयुक्त होता है? तो बांसुरी का भी ऐसा कोई राग है क्या जो बांसुरी पर अच्छा प्रस्तुत किया जा सकता हो? इसमें भी दो शक्यताएं हैं। एक तो जैसे जो ग्रिप है उसके हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से जो दो हमारे दिग्गज है बांसुरी के, एक तो पंडित पन्नालाल घोष जी, उनका बांसुरी का ग्रिप, और मेरे गुरु जी पंडित चरु प्रसाद चौरसिया, उनका बांसुरी का ग्रिप, जो उठाने की पद्धत, बजाने की पद्धत, वो इसमें उनके राग भी आप सुनेंगे तो अलग राग बजाए हैं। और फिर पन्ना बाबू जो कि ख्याल अंग से बजाते थे, और गुरुजी हमारे ध्रुपद और तंत्रकारी अंग से बजाते हैं, तो उन्होंने इसमें रागों का चयन वो अपने ग्रिपिंग के हिसाब से किया है, अपने बांसुरी के पकड़ने के हिसाब से किया हुआ है। और गुरुजी का ये और एक मैं बात करूंगा कि उन्होंने बांसुरी को बहुत सिंपल करके बजा के दिखाया, जो कि पूरी दुनिया में उसको प्रचार हो गया और पॉपुलर हो गया। आपसे व्यक्तिगत रूप से मैं जानना चाहूंगा कि जब आप बांसुरी उठाते हैं तो आप बांसुरी पे कौन सा राग बजाना पसंद करते हैं? रागों का चयन जब आप रियाज करते हैं तो, जब आप दर्शकों के सामने होते हैं तो, क्या दर्शकों को देखकर या समारोह के अनुसार कौन सा राग चुनाव कर पाते हैं, कैसे करते हैं? डिपेंड करता है। रियाज के राग अलग होते हैं, और घूमी जमन के सामने जो बजाते हैं वो राग अलग होते हैं, कॉमन मैन के सामने जो बजाते हैं वो राग अलग होते हैं। मगर फिर भी मैं एक ऑनेस्ट बात करना चाहता कि बजाने के तरीके में कुछ फर्क नहीं करता हूँ, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आएगा। तो जब तक हम प्योर नहीं देंगे संगीत, जो राग प्योर है वैसे ही बजाएंगे, तो वो चाहे गुरुजन हो, चाहे कॉमन मैन हो, और चाहे जानवर हो, या चाहे छोटे छोटे बच्चे हो, उनके ऊपर सही असर करेगा, वो इतना ही असर करेगा जो एक जैसा ही असर होगा। तो जब कोई भी चीज, कोई भी राग आप शुद्ध बजाएंगे तो उसका असर कहीं सब जगह पे एक जैसा ही होगा।
जब आप मंचों पर होते हैं या जब प्रस्तुति कहीं कर रहे होते हैं, जब आप स लगाते हैं, उसी समय किसी राग का चयन भी करते होंगे, तो राग के स्वरूप की रचना कैसे करते हैं? राग का देह सौष्ठव, राग का सौंदर्य, राग का विस्तार, यानी पूर्ण स्वरूप कैसे बनाते हैं? उस समय क्या सोचते हैं जब आप पहला स लगाते हैं? एक तो अभी इतनी आदत हो गई है इतने कॉन्सेप्ट बजा के कि जैसे भी स्टेज पे जाके देखता हूँ सामने ऑडियंस, तो मुझे अंदाजा अंदाजा आ जाता है कि इनको क्या शायद पसंद आ सकता है। और मैं जब गुरुजी के साथ जब जाता था, तो हमेशा मुझे पूछते थे कि बेटा मैं कौन सा राग बजाऊं, क्योंकि वो हम्म, कहते थे कि तुम्हारे राग का चयन अच्छा होता है ऑडियंस को देख के। तो हम्म, काफी बार ऐसे हुआ है, तो ये उनका आशीर्वाद होगा, भगवान का आशीर्वाद है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कैसे चयन करता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सा बजाने मैं बहुत बार राग का नाम अनाउंस नहीं करता हूँ, सा लगाता हूँ, बाद में जो मन में आता है वो राग उस समय के हिसाब से बजाता हूँ। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि उसका चयन कैसे होता है, क्योंकि एक इतने साल के साधना के बाद ऐसा हो जाता है कि अपने आप वो बज जाता है, हम बजाते नहीं हैं। वाह, बहुत सुंदर। जब दर्शक सामने होते हैं, उनकी भावनाएं आप तक पहुंच जाती हैं और आप उनके अनुसार बजाते हैं। बहुत सुंदर। सारे दर्शक इसीलिए आपके कंसर्ट्स में उपस्थित होना चाहते हैं, उन्हें बहुत भाता है। एक जानकारी और चाहता हूं मैं कि हमने सुना है कि जो मूल 6 राग और 36 रागिनियां हैं, तो जब रागों और रागिनियों की प्रस्तुति होती है, तो क्या प्रस्तुति में स्त्री पुरुष का भेद उसमें आता है क्या? उसकी ध्वनि में ऐसा कुछ होता है क्या? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बांसुरी में तो शब्द ही नहीं है। तो एक 12 ही सुर है, 7 और 5 12 सुर है, तो वो हिसाब से ही बजाना है। और हर एक सुर का अंतर चेंज होता है, जो राग के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो मैं मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। वाह। आप विद्यार्थी बहुत से जुड़े हुए हमें दिखाई भी पड़ रहे हैं स्क्रीन पर। तो विद्यार्थियों को के मन में उत्कंठा होती है, वो चाहते हैं कि एक श्रेष्ठ बांसुरी वादक कैसे बने। ऐसा कुछ कोई रास्ता है, कोई टिप्स है, या कोई ऐसा मार्गदर्शन है उनको किस तरह से, किस रास्ते पर बढ़े? हालांकि विषय तो साधना का है, लेकिन इसके लिए क्या करें? श्रेष्ठ मार्ग क्या है? श्रेष्ठ मार्ग तो कैसी साधना ही स्थितियां? है। जी। एक तो अपनी अंदर की इच्छा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर इच्छा है तो गुरु भी मिल सकता है, अच्छा अच्छा सीख भी सकते हैं। और हम कहाँ तक उसको बजा सकते हैं, कहाँ तक निभा सकते हैं, हर एक वाद्य को, हर एक राग को, या हर एक गायक कैसे हम निभा सकते हैं, वो हम अपने आप को समझना चाहिए। और श्रेष्ठ के आशीर्वादक हमको खुद को नहीं कहना चाहिए, जब लोग कहेंगे तो अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो उसके लिए साधना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा कहता हूँ, एक बहुत बड़े सितार वादक थे उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, उनकी बात मैं हमेशा कहता हूँ मेरे बच्चों को कि जिसने किया उसका जाएगा नहीं, और जिसने नहीं किया उसको आएगा नहीं। वाह वाह, क्या बात कही है, क्या बात कही है। बहुत बहुत गुणी कलाकार रहे हैं, बहुत लोकप्रिय रहे हैं। अभी एक जो बात आपने साधना की बात कही है, अक्सर लोग रियाज कहते हैं। मुझे लगता है रियाज तो हर जीवन के हर क्षेत्र में होता है। साधना समर्पण मांगती है। पूरी तरह अपने आप को न्यौछावर कर दें, अपने आप को उसमें ढाल दें, तब साधना संभव होती है। तो साधना कैसे करें? मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा खर्च भरना चाहिए, गायन में, या गायन हो या कोई भी वाद्य हो। तो साधना का मतलब है जो खर्च, मतलब खर्च कहाँ तक जाता है, जहां तक हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, जहाँ हमारा मूलाधार चक्र होता है। तो मूलाधार चक्र से कुंडलिनी हमारी जागृत होती है। तो जितना हम खर्च का रियाज करते रहेंगे उतनी हमारी शक्ति जागृत होगी। और एक बार वो जागृत हो गई तो फिर बहुत सारे उसमें नए नए पन्ने खुल जाते हैं, और अपने आप दिमाग खुल जाता है। फिर अपने आप होता है कि हम कैसे साधना करें, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात भी है कि उसके ऊपर चिंतन भी काफी होना चाहिए, हर एक रात के ऊपर चिंतन होना चाहिए।
और चिंतन में किसका सुनना चाहिए, किसका नहीं सुनना चाहिए, ये भी हमको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जैसे साधना की बात आप कह रहे हैं, रागों का समय भी होता है, प्रहर भी होता है, समय भी होता है। अपने यहाँ एक परंपरा है, क्योंकि हम परंपरा की ही बात कह रहे हैं, तो परंपरा ये कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ोगे, अच्छे विद्यार्थी बनोगे, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में साधना का बड़ा महत्व बताया गया है। बहुत ज्यादा तो महत्व है। मैं खुद अपनी बात, अपनी अपना एक्सपीरियंस में कह सकता हूँ कि मैं काफी साल सुबह 4 से 6 7 बजे तक रियाज करता था, और उसका असर दुगना होता है। मतलब 2 घंटे का वो 4 घंटे का असर होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे संस्कृति में। जैसे कुछ रागों के साथ लें, जैसे ब्रह्म मुहूर्त के राग हैं राग ललित, फिर पौ फटते ही प्रभाती, फिर इसके बाद भैरव के दर्शन होते हैं, सूर्य की किरणों के साथ रामकली। तो जब इसका रियाज आप करते हैं तो कैसे आनंद की अनुभूतियां होती है? मैं थोड़ा सा बांसुरी में तो आप बताते ही हैं, लेकिन मैं आपके शब्दों से साझा करना चाहता हूँ। शब्दों से साझा करना मुश्किल है, बांसुरी में बजाना आसान है। मतलब लेकिन मतलब जी, मेरा ऐसा सौभाग्य रहा है कि अभी तक मैंने सभी आके प्रहर के लिए बांसुरी मतलब कॉन्सर्ट बजाया है। तो जो क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का ये रहता है कि हमको कॉन्सर्ट बजाना है और अच्छी तरह से बजाना है। तो मेरा भाग्य रहा है कि हम इतने सारे कॉन्सर्ट किए, मतलब सुबह 4 बजे से रात को दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक के काफी कॉन्सर्ट मैंने किए हैं। तो हर एक वक्त का एक अपना जो महत्व है वो उस समय मैंने अनुभव किया है। 4 बजे का जो होता है, मतलब पूरा लगता है कि स्वर्ग स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। वो समय जो होता है, सामने ऑडियंस बैठा हो, हल्की सी ठंड है और हम राग बैरागी बजा रहे हैं या ललित बजा रहे हैं, तो वो वाकई आनंद जी इस शब्दों में हम नहीं कह सकते। उसको जब तक हम खुद वहाँ बजाए या सुने तब तक हम उसको बयान नहीं कर सकते शब्दों में। तो इसके लिए हम फिर से आपके उस कॉन्सर्ट में चलेंगे जहां आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बजा रहे होंगे, ललित बजा रहे होंगे, या फिर और रामकली शाम बजा की रहे बात भी, होंगे। शाम की बात में शाम को भी जो होता है मारवा श्री, इससे बहुत एक क्या कहते हैं लॉन्गिंगनेस उसमें होता है। अ, 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 एक जो हलचल जो रहती है मन में, ये भी शाम हो गई है, सूर्यास्त हो रहा है, तो वो उस समय के भी जो प्रकृति होती है वो हमारे शरीर में अपने आप आ जाती है। वैसे हम हमारा बचता भी है। थोड़ी देर पहले की चर्चा की थी में गायकी अंग ने ध्रुपद और ख्याल अंग की बात कही थी। तो मेरे मन में एक प्रश्न है कि बाबा अलाउद्दीन खान साहब मैहर सेनिया घराने के जनक हैं, उन्हीं से जाना जाता है। और बाबा ने तानसेन की ध्रुपद परंपरा को अंगीकार किया, आत्मसात किया और वो आगे बढ़ाया। आप उस पीढ़ी के हैं और आगे बढ़े हैं। तो जो ध्रुपद की परंपरा को बांसुरी में गायकी अंग में उतारा गया है, उसको कैसे आत्मसात किया गया ध्रुपद को, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि प्रकाश डालें। नहीं, आपने अभी गायकी अंग बताया, तो मतलब गायकी अंग क्या होता है? मेरे हिसाब से गायकी अंग में 2 अंग होते हैं, एक ख्याल अंग, एक ध्रुपद अंग। ओके, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम जी। गायन का ही कॉपी करते हैं। तो गायकी मतलब ये नहीं कि सिर्फ गाना ही होता है उसमें। मतलब गायकी में एक ख्याल अंग हो गया, एक ध्रुपद अंग होगा। तो मेहर घराने के ही पन्ना बाबू भी थे, उन्होंने ख्याल अंग अपनाया और मेरे गुरुजी ने ध्रुपद अंग अपनाया। तो उसमें ध्रुपद अंग में क्या होता है, आलाप जो जगह होता है, जैसे ध्रुपद में मोम कम होता है या तंतुवाद्य में जो झाला होता है, वैसे ही बांसुरी में शुरू किया उन्होंने। और फिर 7 मात्रा, छोटे छोटे था, 7 मात्रा की, 10 मात्रा की लेके फिर 2 3 था, वो थोड़ा सा तंतुवाद्य के हिसाब से, या हम कह सकते दिन के अंग से, दिनकारी अंग से बजाय, क्योंकि दिनकारी अंग भी ध्रुपद अंग ही है। और उसमें झाले का थोड़ा ज्यादा उपयोग हम धूप में करते हैं। थोड़ा सा मैं और जानना चाहूंगा कि जो मैहर घराने में, मैहर सेनिया घराने में ध्रुपद शैली की रचनाएं हुई हैं, तो ध्रुपद अंग बीनकार पद्धति, आपने कहा बीनकार अंग से बजाते हैं आप, गौहर बानी,
नौहार बानी, खंडहार बानी, ये सब क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा अपने विद्यार्थियों को और आम जो हमारे दर्शक हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें। ये चार घराने हैं उनके। और खंडहर बानी में खंड के हिसाब से ज्यादा होता है, और गौहर बानी में थोड़ा सा एग्रेसिवनेस होता है। वो सब अपने अपने हिसाब से है। मगर हम जो आलाप करते हैं वो ध्रुपद अंग का जो आलाप अंग है उसके हिसाब से हम आलाप करते हैं। बहुत ठहराव के साथ होता है उसमें, और बहुत ही शांत स्वरूप से होता है। कोई भी राग हो उसको हम बहुत ही ठहराव से हम बजाते हैं। रूपक जी, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत सारी चीजें एक साथ, अनेक प्रश्न आते हैं मन में। कभी लगता है ये पहले पूछ लो, फिर ये पूछ लो और ये भी जान लो, तो बड़ा रोचक है। वैसे आपका बांसुरी सुनना सबसे मोहक लगता है, सबसे मधुर लगता है, लेकिन यहाँ हम संवाद कर रहे हैं आपके इस बांसुरी विषय को लेकर। जब बांसुरी पर आप ध्रुपद अंग बजाते हैं और ख्याल अंग बजाते हैं, तो जो संगत के लिए वाद्य है, पखावज, पहले उसे मृदंग कहा करते थे, तो संगत के लिए अक्सर हमने देखा, हमने आप तबला ही लिया करते हैं, पर आपको प्रखावज साथ में हमने कभी देखा नहीं है। तो जब आप ध्रुपद अंग बजाएं तो क्या पखावज लेना उचित है या नहीं, और मैं नहीं जरूर लेते लेता हुए हूँ। आप कैसे काम करते हैं? नहीं, मैं तखत लेता हूँ। और अभी जैसे जी। आलाप जोग झाला हम बजाते हैं तो बहुत सारे स्मृति जोग में झाले पे पखावज लेते हैं। मगर मैं थोड़ा अलग करता हूँ। मैं आलाप जोग झाला तो बांसुरी जैसे हमेशा जैसे बजता है वैसा बजा के उसके साथ फिर ध्रुपद अंग से चौताल में या धमार में पखावज के साथ में बजाता हूँ। ऐसे काफी सारे प्रोग्राम मैंने किए हैं, और फिर तबले के साथ करता हूँ। तो ये मेरा एक एल्बम भी है, उसमें द्रौपदी एक नाम है उसका। तो उसमें मैंने 5 अंग बांसुरी के, मतलब द्रौपदी के 5 पति वैसे बांसुरी के 5 अंग वो हिसाब हम्म। से मैंने बजाया था। तो वाह। ध्रुपद अंग युधिष्ठिर, और ख्याल अंग भीम, और तंत्रकारी अंग अर्जुन, और ठुमरी नकुल, और धुन सहदेव। वो हिसाब से मैंने बजाया था, बनाया था, और बजाया भी वैसे ही था। तो इसमें भी मैंने अलग जो ध्रुपद अंग से किया था उसमें पखावज लिया था। उसमें चौताल में मैंने प्रस्तुति की, और फिर ख्याल अंग से बजाया तब तबले के बहुत साथ सुंदर। बजाया था। और उसका फूंक जी, मारने का तरीका भी अलग होता है ध्रुपद ये अंग बहुत बारीक चीजें हैं। कई बार जी। जो आपके विद्यार्थी है, कई बार जैसे सामान्य दर्शक प्रेक्षागृह में बैठे होते हैं, कभी हरि जी पखावज लेते हैं साथ में, या कभी तबला लेते हैं, तो सामान्य दर्शकों को बांसुरी की धुन अच्छी लगती है, सुनते रहते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि पखावज क्यों और तबला क्यों। शायद आम दर्शक हैं जो इनको संगीत के व्याकरण की जानकारी नहीं है, उन्हें समझ में आता होगा कि पखावज थोड़ा सा लाउड होता है इसलिए ऐसा लेते होंगे। तो वो सब बातें हम चाहते हैं कि जो सामान्य दर्शक है, संगीत, शास्त्रीय संगीत का आनंद ले रहे होते हैं, उन तक ये जानकारियां पहुंचे, ताकि इस व्याकरण के साथ उसका आनंद और बढ़ जाए। रूपक जी, आपने अपने एल्बम की बात कही है। आपका एक एल्बम चक्रव्यूह सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा है। मुझे लगता है 10,000 से अधिक प्रतियां पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने उसे प्राप्त की है। तो चक्रव्यूह में क्या आपने विशेष ऐसा किया कि इतनी लोकप्रियता मिली है? उसमें हमारा जो 7 चक्र है, वैसे चक्र तो बहुत है मगर जो 7 मौन चक्र है उसके हिसाब से मैंने उसका अभ्यास किया था। तो हर एक चक्र का एक सुर होता है, एक ग्रह होता है, एक रंग होता है। तो उसको कॉमन करके मैंने वो हिसाब से राग बजाए थे। तो मूलाधार चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक मैंने 7, उसमें 7 रागों को विभाजित करके मैंने उसको बजाया था। और उसको मतलब बहुत आसान तरीके से बजाया था ताकि कॉमन मैन के लिए वो सुनने के लिए बहुत अच्छा है, इजी। एक बीच में एक कैन था इजी लिसनिंग, तो वो हिसाब से मैंने बजाया बनाया था उसको। जब चक्रों को लेकर आपने बजाया तो निश्चित रूप से आपका ये वादन और आपकी ये साधना समाधि तक पहुंचाएगी। ऐसी कोई कल्पना आपको संगीत को लेकर, अपनी बांसुरी को लेकर होती है क्या? समाधि तो कभी भी लग सकती है। और जो आलाप करते हैं उसमें तो समाधि, जब तक आप समाधि के स्तर पर नहीं जाएंगे उस आलाप का असर नहीं होगा फिर। तो समाधि हर वक्त लगनी ही चाहिए। जब जब भी हम हमारे हाथ में वाद्य आ जाए, कोई भी वाद्य हम बजाए, बांसुरी की भी बात करूंगा तो जैसे बांसुरी हाथ में आती है आपको सब भूल जाना चाहिए।
और अपने आप हो जाता है वो, तो समाधि तभी लग जाती है अपने आप। इतने सारे सुर, इतने ताल, इतने समय, इतने राग, इतने प्रहर, सब कुछ बहुत बड़ा व्याकरण है संगीत का। तो संगीत के इस व्याकरण में ईश्वर कहीं उलझ तो नहीं जाता है? तो ईश्वर का तो है, आदमी उमझ जाता है, ईश्वर नहीं उमझ जाए। ईश्वर के पास सब हमारा कनेक्शन है। ईश्वर, जिस ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो रास्ते में कहीं हम तो नहीं भटक जाते इस व्याकरण में, व्याकरण के चक्रव्यूह में? जहाँ ज्यादा व्याकरण आ गया वहां तो मतलब चक्रव्यूह में फंसना मतलब होता ही है। इसलिए जो बांसुरी है बहुत सरल बांसुरी है, सीधी बांसुरी है, तो उसमें उलझना बहुत कम है, उसमें आनंद आना ही बहुत जायज बात हो जाती है। तो रूपक जी, आनंद ही आनंद आता है। सब मिलकर प्राप्त करें। रूपक जी, एक बात मन में आती है, जैसे कोरे स्लेट पर लिखा जाता है, कोरे कागज पर लिखा जा सकता है, मन जब तक शुद्ध और पवित्र नहीं होता है तब तक ये साधना फलित नहीं होती है। तो इसके लिए क्या भोजन या नियम संयम इस तरह की चीजें जीवन में आवश्यक हैं? जैसे आप उस घराने के हैं, बाबा अलाउद्दीन खान साहब शाकाहारी थे, मद्यपान नहीं करते थे, लेकिन आज के युग में कलाकार है तो मद्यपान जरूर करेगा या मांसाहार जरूर करेगा, इस तरह की मान्यता बनी है। तो बाबा न मद्यपान करते थे न मांसाहार करते थे, बहुत बड़े साधक थे और मैहर देवी के मंदिर में साधना किया करते थे। तो आज के युग में वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी भी नहीं लेकिन वर्षों पहले की बात हो गई। आज के युग के साथ तालमेल बिठाते हुए आप बताएं कि साधना के लिए हमारे भोजन, आहार, नियम संयम कैसा हो? आ, मैं बहुत एक खुशी की, एक गर्व की बात कहना चाहूंगा। अभी जो हमारी जो संगीत की पीढ़ी है, मतलब मेरे बाद की जो पीढ़ी है, उसमें से बहुत कम लोग मद्यपान करते हैं, मैंने देखा है बड़ी खुशी बहुत। की बात है, हाँ, भटकते नहीं है। बट बहुत फोकस है। हमारे पहले की जो पीढ़ी थे वो सब, मतलब मैं कहना नहीं चाहूंगा मगर उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अभी की जो पीढ़ी है वो मतलब 90% मद्यपान नहीं करते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं देखा है क्योंकि मैंने इतना घुमा हूं, मैं सब देखा है। रूपक जी, आपने बांसुरी के वर्तमान को उज्जवल बनाया है, भविष्य क्या बनाएंगे? भविष्य है, शिष्यों को तैयार करूंगा और उनको भी मैंने यही बताया कि मेरी कॉपी मत करना, अपना एक अपना स्थान, अपनी एक स्टाइल बनाया बांसुरी में, जो कि कहेगा कि हाँ ये रूपक जी की स्टाइल है और उसको और भी आगे ले जाना है। आज का कमर्शियल युग है, विद्यार्थी साधना करना चाहते हैं, जैसे आपने बताया, निष्काम और निष्कपट और शुद्ध भाव से साधना कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए बांसुरी की साधना, नाद ब्रह्म की साधना और जीविकोपार्जन, इन सब के बीच संतुलन कैसे बनाए, विद्यार्थियों को संक्षेप में बताइए, समय अपने पास बहुत कम है। जी, मैं जो हम जिस बात से हमने शुरू की थी, चिन्मय विश्वविद्यापीठ, तो वहाँ इस ये सब बातें उसमें आ जाते। सुबह 6 बजे उठ के योगाभ्यास होता है और प्रार्थना होती है, फिर रियाज साधना होती है, सीखना होता है, फिर नाश्ता होता है, निरामिष मतलब प्याज लहसुन नहीं होता है, उसके बाद फिर साधना होती है, सीखना होता है, फिर बाकी एक्टिविटीज रहती है। तो ये सब चीजें मिला के एक अच्छा आर्टिस्ट बनता है। तो ये ऐसे मतलब मेरी इच्छा है कि ऐसे गुरुकुल पद्धति जो कि यूनिवर्सिटी से सम्मिलित हो, तो हर जगह पे बनना चाहिए। तो संगीत हमारा बहुत आगे जाएगा और हमारी जो धरोहर है, हमारी परंपरा है, वो और भी आगे बढ़ेगी। रूपक जी, नई पीढ़ी के लिए एक सवाल और करना चाहूंगा आपसे कि ये जिस ढंग से शुद्ध और सात्विक ढंग से विद्या अर्जित कर रही है नई पीढ़ी, और आपके विशेष रूप से ये गुरुकुल के शिष्य, तो आज के संगीत सम्मेलन और मंच पर कैसे अपने आप को प्रस्तुत करें, किस तरह के से संस्कारित करें अपने आप को? एक ही मैं हमेशा कहता हूँ कि साधना करते रहना है, चिंतन करना है, मनन करना है, और ये हम करते रहेंगे तो भगवान अपने आप सब दे देता है। क्योंकि फिर हम हमारी सुगंध बाहर बिखरती है,
तो अपने आप सब प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, बहुत सारा कुछ वहाँ प्राप्त हो सकता है। तो साधना करते रहना चाहिए, यही एक मंत्र है और कुछ शॉर्टकट नहीं है उसमें। तो निश्चित साधना रूप से मतलब सीखना, चिंतन और मनन, ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। 24 घंटा हमको इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि हर एक रात के बारे में हमको सोचना चाहिए। यही एक मेरा कहना रहता है हमेशा। निश्चित रूप से रूपक जी, हमारे विद्यार्थी, हमारे दर्शक, हमारे संगीत प्रेमी विद्वज्जन जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने पंडित रूपक कुलकर्णी से इतनी विस्तृत जानकारी थोड़े समय में अर्जित कर ली है। और मैं कामना करता हूं कि नई पीढ़ी, जिस ढंग से आप शुद्ध और सात्विक भाव से संस्कारित कर रहे हैं बांसुरी की नई पीढ़ी को, नई पीढ़ी उज्जवल हो और उसमें एक नहीं अनेक रूपक मिले जो आपके मन की कल्पना है, जो मन की आपकी भावना है, इस तरह से बांसुरी को उत्कर्ष पर ले जाएं। और बांसुरी की कल्पना कृष्ण से है, हरि से है, आपके गुरु हरि जी हैं। तो जो कल्पना कृष्ण से चली है बांसुरी की, जो पवित्रता है, उस पवित्रता के साथ बांसुरी आगे बढ़े अपने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ये हमें मोहित करती रहे, सम्मोहित करती रहे। और हम आपके कंसर्ट्स में आपकी बांसुरी सुने, आपका बजाया हुआ सुनते रहें, और ये संवाद बार बार हमें करने के अवसर प्राप्त हो, ताकि संगीत के साथ साथ, श्रवण के साथ साथ हमें संगीत का ज्ञान भी प्राप्त हो। पंडित रूपक कुलकर्णी जी, आप आज के इस आयोजन में आप पधारे हैं और विद्यार्थियों को, तमाम जो आपके दर्शक हैं, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से आपने उन्हें समृद्ध किया है। और मुझे तो लगता है बड़ी रोचक जानकारियां थी, आनंदित कर रहे थे। मेरी तो इच्छा बीच में हो रही थी कि आपसे कहूं कि कुछ परफॉर्म करें, लेकिन आपकी बातें सुनते हुए इसका अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। एक अलग से ऐसे अवसर हम बनाएं ताकि हम आपकी बांसुरी पूरा 1 घंटे सुन पाए, ऐसे ही किसी आयोजन में। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रूपक कुलकर्णी जी। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे सभी साथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हरिओम। हरिओम। जो बातें आनंद प्रकाश सिंह जी ने कही है, उन्हीं को मैं मामा कहता हूँ। वो सभी शुभकामनाएं मैं पूरे विश्व विद्यापीठ की ओर से आप दोनों के लिए करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में, जैसे कहते हैं गागर में सागर, ऐसी बहुत बातें आपसे जैसे हमेशा हमें सीखने मिलती है, आज पूरे हमारे माध्यम से, इस कला संवाद के माध्यम से सभी को, सभी रसिक जनों को और विद्यार्थियों को सुनने मिली, सीखने मिली। इसका लाभ सभी लोग जरूर ही लेंगे। और मुझे अपने मन से कहता हूँ कि समय कम लगा, इसलिए हो सके तो कभी फिर से आपके साथ और डिटेल में हम वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे, ये प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी पंडित रूपक कुलकर्णी जी। और आपके साथ बहुत मीठी बातें और बहुत टू द पॉइंट बातें की है श्री आनंद प्रकाश सिंह जी ने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय विश्व विद्यापीठ की ओर से। सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।